अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वैसे तो हमारा ये जो प्रोग्राम है दी अवामी शो, उसके होस्ट मोहतरम जनाब हनीफ दवामी साहब होते हैं, जो कराची के सिंध के पाकिस्तान के एक माया नाज क्राइम रिपोर्टर हैं और पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ और क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ में उनकी बड़ी ज़बरदस्त दस्तरस है। मैं 90 की दहाई से जब सहाफ़ी नहीं बना था तब से उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। उनका अखबार में कॉलम आता था एक मशहूर, वो मैं रेगुलर पढ़ता था, बल्कि मैं अखबार ही उसी कॉलम के लिए लेता था। तो दवामी साहब ने जब मुझे ये शर्फ बख्शा है कि आज उनके प्रोग्राम को मैं होस्ट करूं, तो उस सिलसिले में अस्सलाम वालेकुम दवामी साहब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मेरा एक जिस तरह आपने एक सिलसिला शुरू किया है माजी के दरीचों से, तो उस सिलसिले की एक कड़ी के हवाले से मेरे एक दो सवालात हैं आपसे। अहम सवाल यह है कि कराची के दो बड़े मायानाज कह लें, बदनाम ज़माना कह लें, दो पुलिस अफसरान थे जिनकी हिमायत में भी बहुत से दलाइल हैं, जिनकी हिमायत में भी बहुत सी कहानियाँ हैं, जिनकी मुखालफत में भी लातदाद दास्तानें हैं। ओवरऑल ज़ाती तौर पे मैं उनके किरदार से मुतमईन नहीं हूँ और उनके किरदार को गलत नज़र से देखता हूँ, और उन्होंने जो भी काम किए, जिसके कहने पे भी काम किए, मेरी नज़र में वो कानून से मावरा थे, गलत थे, गैर कानूनी थे, और बुनियादी तौर पे वो इंसानियत का कत्ल था। इंसानियत का कत्ल था, इंसानों का कत्ल था, जिसका हक किसी कानून और आइन के ज़रिए इनको नहीं मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी असलम और एसएसपी जो थे साबिक, शायद अब रिटायर्ड हो गए हैं, राव अनवार, उनके हवाले से। तो मैं आपके तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए, आप बहुत सी बातों के चश्मदीद गवाह हैं, तो इन दोनों अफसरान को आपने कैसे पाया? उनका काम किस तरह का था? काम अच्छा था, बुरा था? उनका मजमूई किरदार कैसा था? और उनको आप अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की नज़र से इन दोनों साहिबान मीन्स राव अनवार और चौधरी असलम, उनको आप कैसे देखते हैं? उनके हिमायत में भी कई सारे दलाइल हैं, उनके मुखालफत में भी दलाइल हैं। हमारे नाज़रीन ये आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहते हैं, आपका तजर्बा और मुशाहिदा, और आपने उनको कैसे पाया? बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। शुक्र खुदा का कि कोई तो ऐसा आया जिसने मुझे भी जवाबदेह बना ही दिया। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं खुद भी ये कहना चाह रहा था नाजरीन आप सबसे कि ये जो सिलसिला शुरू किया है मैंने और मेरी टीम ने माजी के दरीचों के हवाले से, ये दरअसल आज से कोई 20-22 बरस कबल जो एक सिलसिला मैंने शुरू किया था कराची में प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर की डायरी के उन्वान से, ये उसका एक तसलसल है। उस वक्त चूँकि प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ था तो प्रिंट मीडिया में मैं एक डायरी लिखा करता था। अब चूँकि वक्त बदल चुका है और अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो लिहाजा मैं अपने इस प्रोग्राम में जो है वो अपनी उस माजी की उसी तशनगी को दूर करते हुए जो है मैंने ये एक नया सिलसिला अब शुरू किया, बल्कि ये उसी का एक तरीके से तसलसल है। तो अब चलते हैं खुद इमदाद सोमरो साहब आपके पूछे गए सवालात से मुतालिक। सवालात आपके जो है बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आपने दो जो ऑपरेशन के जो दो मरकज़ी किरदार थे, मरकज़ी करैक्टर, एक तो शहीद हो चुके हैं चौधरी मोहम्मद असलम और दूसरे जो हैं खुद राव अनवार जो कि इस वक्त हयात हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, एसएसपी। दोनों को मैं जो है बहुत ही करीब से मुझे देखने का इत्तेफाक हो चुका है। राव अनवार तो मेरे पड़ोसी थे, मैं केमाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है। राव अनवार भी केमाड़ी के रहने वाले हैं। केमाड़ी पुलिस लाइन, नगीना पुलिस लाइन, जैक्सन थाने के बिल्कुल करीब के रिहायशी हैं। वहीं इन्होंने अपना लड़कपन, अपना बचपन, अपनी जवानी वहीं पर गुजारी है। पुलिस में भर्ती होने से पहले वो जो है वो हार्बर एक सब डिवीज़न हुआ करता था उस ज़माने में, वहाँ एज अ क्लर्क जो है वो अपॉइंट हुए थे। बाद में उसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही वो डायरेक्ट एएसआई भर्ती हुए थे। और एक राव इकबाल हुआ करते थे जो इंतकाल कर चुके हैं, सब इंस्पेक्टर डीएसपी बनकर। ये उनके भाई बताए जाते हैं। वालिद इनके निसार अहमद खान थे
جو پولیس میں سب انسپکٹر تھے اور ان کی ساری سروسز جو ہے وہ عیدگاہ رسالہ تھانے کی تھی. یہ تو ان کا تھا بیک گراؤنڈ. اچھے دلیر پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب اس طریقے سے دوسرا جو کریکٹر جس کا آپ نے سوال پوچھا ہے وہ ہیں چودھری اسلم. چودھری اسلم کو بھی میں بہت ہی قریب سے جانتا ہوں. کچھ اچھے تجربات بھی ان کے ساتھ ہمارے ہوئے ہیں اور کچھ بہت ہی برے تجربات بھی. شروع میں ان کا واسطہ جو ہے وہ درخشاں تھانہ ہو یا سول لائن تھانہ ہو جہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی پولیس فورس میں آنے کے بعد، وہ براہ راست جو ہے وہ فاروق اعوان کے زیر نگرانی جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں درخشاں تھانے میں، سول لائن تھانے میں. لیکن اس وقت جو ان کی حالت تھی اس سے اگر دیکھا جائے اور بعد میں جب وہ عروج پر گئے، ان دونوں حالتوں کا اگر موازنہ کرایا جائے تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا معذرت کے ساتھ عجیب و غریب کیفیات میں مبتلا کوئی پولیس افسر اتنا بڑا نام بھی کبھی ان کا ہو سکتا ہے. کوئی نہیں سوچ سکتا ہے. خود فاروق اعوان کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگے جا کے ان سے بھی جو ہے شہرت میں کاموں کے لحاظ سے آگے نکل جائے گا. یقیناً ہر آدمی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ہر آدمی کے اپنے بھاگ میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. لیکن انہیں جو ہے اس جنگجوانہ سٹائل میں، اس مارڈار والی جو زندگی ہے پولیس مقابلوں میں دکھیلنے کا اگر ایک لائن میں بات کروں تو یہ سہرا جو ہے اس وقت کے ڈی ایس پی مرحوم عارف جاں صدیقی کے سر جاتا ہے. وہ انہیں جو ہے وہ زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے کر آئے اور انہیں ایسے چھو لگا دیا اور اس کے بعد اس طرح انہیں پٹری پر رکھا اور اس کے بعد وہ اڑتے ہی چلے گئے. بہرحال یہ تو تھا چودھری اسلم سے میری بہت ہی پرانی واقفیت تھی. جب وہ اے ایس آئی تھے اس کے گھر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ میرا رہا ہے. انتہائی غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اب سوال آپ کا یہ تھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. دونوں دلیر بہادر اچھے پولیس افسر کراچی کے، لیکن دونوں کے کام کرنے کا اسٹائل، کام کرنے کا انداز، کام کرنے کا طریقہ کار بڑا ہی فرق تھا، زمین آسمان کا فرق تھا. خود چودھری اسلم جو ہے وہ موقع فہم تھے، موقع کو دیکھ کر اپنی سمت تبدیل کر لیا کرتے تھے. اب اسے ان کی دانش مندی کہا جائے، ان کی عقل مندی کہا جائے یا پھر موقع پرستی کہا جائے، لیکن ان کے مقابلے میں راؤ انوار جو ہے ان کی جو پالیسی تھی روز اول سے وہ وہی پالیسی لے کے اس وقت تک چل رہے ہیں. نو کمپرومائز. جو مخالفین ہیں وہ مخالفین ہیں، کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا. اور یہی ان کا جو طریقہ کار ہے، کمپرومائز نہ کرنا، ایک ہی ڈائریکشن پر چلنا. یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک اپنے مخالفین کے تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے نرغے میں آنے سے بچتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بھی ان کو ایک انفرادی اعزاز حاصل ہے کہ کراچی آپریشن کے تقریباً تمام جو کردار تھے بشمول چودھری اسلم کے، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ گرا دیے گئے، شہید کر دیے گئے. کوئی اپنی موت آپ چلے گئے، لیکن یہ واحد بہت بڑے کردار ہیں جو کہ اب تک حیات ہیں. کہا جاتا ہے، ایک تو یہ بھی اس وقت کہا گیا تھا کہ جب فاروق دادا کی گرفتاری ہو جاتی ہے، پولیس مقابلے میں یا کسی بھی طریقے سے وہ پکڑے جاتے ہیں، اب ان کی اتنی دہشت تھی اس وقت، اتنی دہشت تھی کہ پولیس کے نرغے میں آنے کے باوجود پولیس والوں میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں مقابلے میں ہلاک کر دے. حالانکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ہتھکڑیاں سے، آنکھوں پر پٹیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود دہشت کا یہ عالم تھا کہ پولیس والوں میں ہمت نہیں تھی ان کو مقابلے میں ہلاک کرنے کی.
क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो कर चुके थे। पूरी कराची में उन्होंने एक दहशत फैला दी थी उस वाकये की शक्ल में। वो वाकया बल्दिया टाउन थाने पर हमले का था, जिसमें उस वक्त के SHO सब इंस्पेक्टर सादिक, दूसरे 5-6 पुलिस वालों समेत एक हाजिर सर्विस फौज का कैप्टन जो है वो शहीद कर दिए गए थे। उस वाकये का कहते हैं कि वो बिलवास्ता या बरह रास्त या बिलवास्ता जो है वो मरकजी मास्टर माइंड और मुलजिम थे, या दूसरे मानों में उनकी क़ियादत में ही जो है ये खौफनाक ऑपरेशन जो है वो बल्दिया टाउन थाने या बल्दिया टाउन थाने के इलाके में किया गया था, जिसके बाद पूरे शहर में जो है वो एक सन्नाटा फैल गया था और खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। तो एक खौफनाक ऑपरेशन की शुरुआत जो है उस वाक़ये के नतीजे में शुरू कर दी गई थी। बाद में जो है वो उसी वाक़ये को बेस बनाकर जो है वो ये फारूक दादा जो है पकड़े गए थे। अब उनको कौन आगे बढ़कर बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली सूरत हाल थी। कहा जाता है कि फिर राव अनवार को जहमत दी गई। अब इसकी तस्दीक राव अनवार भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन इतला उस वक्त यही थी, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हम रिपोर्टिंग करते थे, उस वक्त ये बात थी। खुद पुलिस के बाद ज़रा ये कहते हैं कि वो मुकाबला का सहरा जो है फिर राव अनवार के सर जाता है। माड़ीपुर के इलाके में कहते हैं कि ये मुकाबला हुआ था। अब फर्क दोनों में क्या था कि वो कंप्रोमाइज कर गए थे। खुद चौधरी असलम उन्हीं लोगों से जिनके खिलाफ जो है वो एक अरसा दराज से जो है ऑपरेशन कर रहे थे और जिनके एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों को वो जाली पुलिस मुकाबलों में हलाक कर चुके थे। वो हलाकत का भी इल्ज़ाम उन पर तो है, लेकिन वो सारा कारनामा उनके जो कमांडर थे, उनके जो मातेहत थे, हेड कांस्टेबल जावेद, वो सर अंजाम दिया करते थे। हेड कांस्टेबल जावेद ने तो मुझे एक दफ़ा एक ऐसी पूरी एक रजिस्टर दिखाया था जिसमें कहते देखो दवामी साहब 100 हो गए, पूरी सेंचुरी हमने मुकम्मल कर दी। वो बाकायदा जिस बंदे को वो पुलिस मुकाबले में मारते थे उसकी तस्वीर लगाकर उसका पूरा बायोग्राफी के क्या कहाँ करने वाला, कितने जराइम, कितने ये वो लिख के जो है वो बाकायदा उसने दिखाई कि देखो 100 हो गए, हमारे सेंचुरी कर दी। वो बड़ा चौड़े होते थे, बड़ा फ़ख्र करते थे और बड़ी मुझे हैरत होती थी कि यार ये किस किस्म के इंसानी लाशों के सौदागर हैं। 100 बंदों को पुलिस मुकाबलों में हलाक करने के बाद कितना ज़्यादा फ़ख्री अंदाज है। बाद में क्या हुआ अंजाम, वही जावेद जो है ख़ुद कुरंगी में जो है वो उन्हीं दहशत गर्दों की फायरिंग का शिकार हो गया। तो बहरहाल ये चौधरी असलम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर चुके थे और उनका कंप्रोमाइज़ करना ही बाद में उनकी शहादत का बाइस बना, उनकी इस तरह से जो है वो दहशतगर्दी के वाक़े में मारे जाने का बाइस बना। अब यहाँ जो है राव अनवार जो है वो नो कंप्रोमाइज़, मुखालफत तो मुखालफत, इसमें कोई रियाकारी नहीं, इसमें कोई मुनाफकत नहीं कि अंदर से तो मैं आपका मुखालिफ हूँ लेकिन बाहर से फेस सेविंग के लिए या अपनी जान अपनी खाल बचाने के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के राम राम करूँ कि आपसे मैं अपनी जान बख्शी करवा दूँ। ऐसा उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल भी उनके करीब नहीं गए और यही वजह कि वो आज तक जो है वो अल्लाह के फजल करम से रिटायरमेंट के बावजूद जो है वो ज़िंदगी को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आसिफ अली जरदारी का बहादुर बच्चा कैसे बना। इस सिलसिले में एक ऐसे पुलिस अफसर से मेरी पिछले दिनों बात हुई जिन्हें ये एजाज़ हासिल है, ये पाकिस्तान के वाहिद पुलिस अफसर हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को एक बार नहीं 2 बार गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 बार, और अब तक अल्लाह के फजल करम से वो भी हयात हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हीं DIG ने पिछले दिनों मुझे ये बात बताई कि राव अनवार जो है वो उनके साथ CIA में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, एक उनके साथ इंस्पेक्टर था अख्तर सिद्दीकी। उनके कहने पर जो है उन्होंने जो है आसिफ अली जरदारी उनके मुलजिम थे अगवा बराए तावान की केस में, फौजी अली काज़मी वाले मैटर में, और उस वक्त जो है वो उनके खाने पीने की जो जिम्मेवारी थी कि वो क्या खाएंगी, किस किस्म का खाना उन्हें दिया जाए,
कितनी उनसे रियायत की जाए, ये जिम्मेवारी जो है उस DIG का कहना है कि वो उन्होंने ये काम राव अनवार के सुपुर्द कर दिया था। अब ये राव अनवार की जिम्मेवारी थी कि वो उन्हें KFC के बर्गर खिलाते हैं या मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाते हैं या फिर किसी 5 स्टार होटल का खाना खिलाते हैं या कि घर का खाना उन्हें खिलाते हैं। ये तमाम तर डिस्पोजल जो है वो राव अनवार के सुपुर्द था, ये उनकी जिम्मेवारी थी। और ये जो उनकी ड्यूटी लगाई थी उस DIG ने, इस ड्यूटी की वजह से जो है राव अनवार के पहली दफ़ा जो है वो आसिफ अली जरदारी से इंटरेक्शन हो जाता है, इनकी आपस में बातचीत हो जाती है और वो ताल्लुकात बढ़ते 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 बहरिया टाउन की रूए रवां तक पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद ही जो है बहरिया टाउन का जो सेकंड फेस जिस तरीके से कब्ज़ा करवाया गया, जब वो मलीर के SSP थे, गोटों के गोट जो है वो उजाड़े गए। इस तारीख साज कारनामे पर ही कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बहादुर बच्चे का खिताब दिया और बरमला उन्होंने जो है किसी बहुत मीडिया के सामने भी जो है वो इसका इजहार किया कि वो एक बहादुर बच्चा है, मेरा बहादुर बच्चा है, ये उन्होंने पुकारा था खुद राव अनवार को। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बहादुर बच्चा जो कि एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी के हाथ का छाला और इन दोनों आंखों का तारा था, वो एकदम से उन्हें बिल्कुल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरह से बिल्कुल झड़क कैसे दिया, इग्नोर कैसे कर दिया, नज़रों से गिरा कैसे दिया, इसकी क्या वजह है? ये वो सवाल है जिसका जवाब राव अनवार से भी उनके बहुत से दोस्तों ने यकीनन पूछा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। पिछले दिनों किरण नास के प्रोग्राम में जो है उन्होंने बहुत कुछ इंकिशाफात किए थे अपने साबिका बॉसेस के बारे में, यानी कि आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत ज़्यादा इंकिशाफात किए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ और इल्ज़ामात लगाए। तो उस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बाज़ तज्ज़िया निगार हैं, दानिश्वर हैं, उनका ये कहना था कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पुलिस अफसर जो है आसिफ अली जरदारी जैसे महान हस्ती, महान सियासतदान, यानी कि मुफाहमतों के शहनशाह पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, जो शख्स खुद जो है लाशों के अंबार पर खड़ा होकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है। अब इनसे कोई पूछे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ज़्यादा संगीन जुर्म है या दूसरों के गोद उजाड़ने वाले, दूसरों के खून से अपने हाथ रंगने वाले, तो फिर अंदाज़ा लगाया सकते हैं कि कौन किस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। ये मेरी राय नहीं है, बल्कि ये तो खुद उन जो दानिश्वर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तज्ज़िया निगार जो है उनका ये कहना है। अब कितने उनके हाथ खून में रंगे हुए ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसा कोई मुकदमा अभी तक सामने नहीं आया। एक मुकदमा जो चल रहा था नकीब शाह का, उसका भी डिस्पोजल हो चुका है। तो इमदाद सोमरो साहब, ये जो आपके दोनों सवालात थे वो सवालात नहीं थे, तोप के गोले थे, जिसके जवाबात जो है मैंने अभी भी जो है मैंने इतना यानी कि ज़्यादा तफसील में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि इसमें तफसील अगर मैं बयान करने चलूँ तो इसमें तो कई घंटे लग जाएंगे। खुद चौधरी असलम के बहुत सारे कारनामे हैं, राव अनवार के बहुत सारे कारनामे हैं, अख्तर सिद्दीकी के साथ मिलकर मरहूम के साथ, चौधरी मोहम्मद शरीफ जो मरहूम थे उनके साथ मिलकर, और उनके खुद अपने बहुत सारे कारनामे। तो वो बज़ाहिर बार फाइनली मैं ये इतना कहूँगा कि वो अच्छे पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है, अच्छे इंसान दोस्त हैं राव अनवार अहमद ख़ान। यही वजह है उनकी जो खूबियाँ हैं, उनकी खूबियाँ उन्हें जो है वो ज़िंदगी की रानाइयों से बदस्तूर जो है वो मिलाप करवाती चली जा रही है। ये उनकी खूबियों का, इंसान दोस्त होने का सबूत है। अब आगे जाके प्रोग्रामों में ये भी कहूँगा कि किस तरीके से इनके ज़रिए जो है मेरा टाकरा जो है वो वक्त के फ़िरौन, वक्त के डॉन
शोएब खान से हुआ था, वो बाद में आगे जब इसका वक्त आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसमें प्रोग्राम जो है और बहुत सारे वाक़यात, मैंने कहा ना ये तसलसल है रिपोर्टर की डायरी का। इसमें समीउल्लाह मरवत की भी कहानी आएगी कि वो उन पर उनके उरूज और ज़वाल की, कि उन पर उरूज और ज़वाल कैसे आया और किस तरीके से एक डीएसपी जो है वो सदर के एक इंतहाई महंगे तरीन होटल का मालिक कैसे बना, वो पारसी कौन था जिन्हें डरा धमका कर करोड़ों के दाम उनसे होटल ख़रीदा गया। और उसमें फिर आगे जाके जो है ख़ुद सईदुल्लाह कुरैशी का जो मर्डर हुआ था शाह फैसल के इलाके में, उसका पस मंज़र क्या है। शफीक तनोली जो बम धमाके में मारा गया, उसके इल्ज़ामात एक DIG पर उस वक्त लगाए गए थे उनके भाइयों की जानिब से, उसकी हकीकत क्या है। ख़ुद असलम नाता की गिरफ़्तारी क्यों हुई और ख़ुद उसके बाद इमदाद कटियानी का जो शहादत हुई किसके खाते में थी और कहाँ गोली किसको लगी, वो क्या वाक़या है। बहुत सारे वाक़यात जो है वो भरे पड़े हैं मेरे बेजे में, मेरे खोपड़ी में। अब वक्त अल्लाह ने दिया है, मौका आया तो अब उसको बयान करने का इसी प्रोग्राम में। माजी के दरीचों से जो उन्वान है, ये दूसरा प्रोग्राम है उसका। ये प्रोग्रामों का सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।